नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीएम न्यूज़ चैनल। मैं हूं विकास मिश्रा। दर्शकों, इस समय हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इनसे आज हम बहुत सारी बातें करने वाले, बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं। तो पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। सर, मेरा नाम संतोष यादव है। जी। आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम राजकुमार यादव जी, जो हमारे बगल में बैठे हैं। जी। और आपका निवास स्थान? मेरा निवास स्थान बरचौली है। जी। बरचौली नगर पंचायत रामगंज? हाँ, बरचौली रामगंज नगर पंचायत जो है उसी के अधीन आता हूँ मैं। जी। जी सर। एग्जाम क्रैक किया, कितनी मेहनत लगी और कितने अंक से आपने इसको प्राप्त की? सर्वप्रथम मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ये साल में एक बार होता है और इसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो यूपीएससी के सबसे मेन एग्जाम है। जैसे सिविल सर्विस है, इसे इंजीनियरिंग सर्विस है। तो इंजीनियरिंग सर्विस 3 फेज में होता है। प्रथम होता है कि प्रीलिम फेज होता है, जिसमें हमारा जीएस और टेक्निकल होता है, वो 500 अंक का होता है। उसके बाद मेंस एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा टोटल 600 अंक का होता है। उसमें 2 भाग होते हैं, एक प्रथम भाग टेक्निकल होता है, सेकंड भाग टेक्निकल होता है। उसके बाद 200 नंबर का इंटरव्यू होता है। टोटल पूर्णतः 1300 अंक का होता है, जिसमें से मैंने 500 अंक प्राप्त किए थे और मेरी ऑल इंडिया रैंक 193 थी out of 500 to 600 student all over the branches, electrical, mechanical, civil and electronic communication. So I belong to from the civil engineering background. So that's why there was only 250 seats, 252 seats. So I got the 193 all India rank. जी। तो धन्यवाद। तो जैसे कि जो है आपने जो है इस जो है पढ़ाई के लिए आपने जो है कितनी मेहनत की है, कितना जो है समय आपने दिया, ताकि हमारे जो है दर्शक जो हैं, हमारे दर्शकों में ऐसे काफी छात्र होंगे जो कि जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है बहुत सारे काम भी करते रहते हैं, तो उनके लिए जो है प्रेरणा के स्रोत में आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप बताएंगे जो आपने पढ़ाई कैसे किया और किन किन कठिनाइयों का आपने सामना किया है? ये परीक्षा है मेनली बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि जो सपने देखते हैं वही उन्हीं के पूरे होते हैं। और हमने सपना देखा था जब मैंने अपना बीटेक खत्म किया, 4th ईयर जब मेरा एंड हुआ, तो उसके बाद मुझे ये था कि मुझे ये परीक्षा देनी है, क्योंकि हमारे विद्यालय जो हमारे बीटेक बैकग्राउंड से जो बच्चे निकले थे, तो मुख्यतः इसी बैकग्राउंड से निकले थे, इंजीनियरिंग सर्विस में गए थे। तो मेरा स्रोत भी उन्हीं की प्रेरणा, मेरे प्रेरक थे, मुझे मोटिवेट करते थे कि क्योंकि तुम भी कर सकते हो। तो मैं इस एग्जाम में इसलिए आया था क्योंकि ये बहुत एलिट एग्जाम है, भारत सबसे बड़ी परीक्षा है और इसमें मुख्यतः जो स्टूडेंट होते हैं बहुत कम टाइम लेते हैं, मतलब 1 साल 2 साल के अंदर निकाल लेते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए करने का। तो मेरा जो वक्त लगा है इस परीक्षा को पास करने में, क्योंकि जब 2020 में मैंने पास किया, अपना बीटेक कंप्लीट किया, तो उस टाइम कोरोना था। तो कोरोना वक्त में सबसे बड़ी समस्या थी कि पहले जीवन बचाओ, क्योंकि कोरोना इतना प्रबल था। तो मैं घर चला आया, पढ़ाई बीच में ही छोड़ के मैं घर चला आया, मेरा फाइनल सेमेस्टर पूरा हुआ यहीं पे। तो उसके बाद पिताजी किसान है, तो इतनी मतलब फाइनेंशियली स्थिति अच्छी नहीं है घर की, तो पापा की थोड़ी बहुत हेल्प करना, फिर उसके साथ साथ पढ़ाई करना। फिर मैंने यहीं से घर पे रह के गेट की तैयारी की, क्योंकि गेट एक ऐसा रास्ता है, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ ऑल दी मदर ऑफ एग्जाम, गेट होता है। तो मैंने उसकी तैयारी की। तो गेट में क्या है कि आपके डायमेंशन खुल जाते हैं कि आपको नौकरी लेनी है, आपको फर्दर स्टडी करनी है, एमटेक जाना है, या ब्रॉड में आपको कहीं पढ़ाई करनी है, दैट द ऑल द वे ऑफ द मदर ऑफ एग्जाम, गेट। तो मैंने गेट लिखा, उसमें मैंने अच्छी रैंक हासिल की। उसके बाद मैंने आईआईटी में एडमिशन लिया। तो आईआईटी के एडमिशन के दौरान जब मैंने 2 साल अपना पूरा एमटेक कंप्लीट किया, उसी में मैंने तैयारी शुरू की। अच्छा। तो असल में इसमें एक मिसकंसेप्शन ये हुआ है कि जो मेरी परीक्षा मैंने पास की है, इसमें मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, 4 से 5 अटेम्प्ट दिए। इस शुरुआती 2 अटेम्प्ट में क्या हुआ है, मैं विफल रहा हूँ। असल में सर लोग, मैंने सही से कम्युनिकेट नहीं किया इस चीज को, क्योंकि मैं दूर था, तो सर को थोड़ा सा इस चीज में थोड़ा एक मिसकंसेप्शन हुआ कि मेरा पहला अटेम्प्ट था। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस गलती को माफ करें, ये मेरा 4था-5वां अटेम्प्ट था। अच्छा। तो ये 2 अटेम्प्ट शुरू के जो थे मेरे, क्योंकि पैंडेमिक था उस टाइम, मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, मैं गेट की तैयारी के साथ साथ मैं देता रहा एग्जाम, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। तो शुरुआती 2 अटेम्प्ट में निष्फल रहा, जो मुझे सेटबैक दिया कि मैं
कहीं ना कहीं गलती तो कर रहा हूँ, जी मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए। जी फिर उसके बाद मैं जब गेट में एडमिशन लिया IIT गुवाहाटी से, मैंने एमटेक के दौरान ही मैं इस परीक्षा को बहुत लगन के साथ तैयार की। तो 2022 में जब मैंने एडमिशन लिया गेट का, तो उसमें उस साल में केवल 7 अंक से चूक गया कि मैंने प्रीलिम नहीं क्वालिफाई किया। जी उसके बाद 23 में मैं सब कुछ क्वालिफाई किया, इंटरव्यू गया, जी लेकिन नहीं हुआ। 24 में सब कुछ क्वालिफाई किया, इंटरव्यू गया, नहीं हुआ। जब 25 का हुआ तो मैं सब कुछ क्वालिफाई किया और मेरी ऑल इंडिया 93 रैंक। तो आप समझ सकते हैं ये परीक्षा बहुत ही कठिन है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा है करने की, कर गुजरने की, तो आप कर सकते हैं। तो मेरा चौथा पांचवा अटेम्प्ट में 193 रैंक हुआ, क्योंकि इसी दौरान मेरा एमटेक भी चल रहा था, तो पढ़ाई में थोड़ा बहुत विक्षिप्तता हुई, रुकी हुई पढ़ाई, फिर मैं एमटेक के साथ साथ ये सब कुछ कर पाया। और मैं अपने एमटेक के जो हमारे गुरुजन लोग, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनके भी मार्गदर्शन रहे हैं इस पढ़ाई के दौरान। जी और प्लस फिर मैं उसके बाद इलाहाबाद में आया, फिर इलाहाबाद में रह के ही मैं इस परीक्षा को पास किया। और फिर मेरा इसी बीच में मेरा 2-3 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ। अच्छा एनटीपीसी में हो गया, आरआरबी जेई में हो गया, उसके बाद CIL में हुआ। तो मैं एनटीपीसी में कार्यरत हूँ, उसके साथ साथ मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ। तो जैसे कि जो है आपने बताया कि आपके पिताजी किसान हैं। हाँ। किसानी करके जो है आपको शिक्षा दीक्षा दिलाए, तो ऐसा कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो है जैसे कि जो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई किसानी के दौर में जो है पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो मतलब जो है फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो ऐसा कुछ आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हाँ, समस्या तो आई थी जब मैं कोरोना के टाइम था, तो क्योंकि देखो बड़ी बड़ी कोचिंग में जैसे बहुत बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं हमारे इंजीनियरिंग क्षेत्र में, उनकी बहुत हैवी फीस है, क्योंकि 80,000 90,000 1 लाख रुपए पापा को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, ना धंधा पानी चल रहा था, तो उसमें पैसा नहीं हो पा रहा था। तो मैं यही निश्चय किया कि मैं घर पे ही रह के पढ़ाई करूंगा, जो भी हो सकता है मैं यहीं से पहले मैं गेट निकालूंगा, गेट से हमें रास्ता मिलेगा एमटेक का, वहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प मिलती है स्कॉलरशिप के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी किसान का बच्चा नहीं कर सकता, हर किसान का बच्चा कर सकता है, बस उसके अंदर एक सोच होनी चाहिए करने की, कि उसके एक सपने बड़े होने चाहिए कि उस सपने को कैसे साकार किया जाए। रास्ते तो बहुत हजार हैं, बस आपको उस रास्ते को ढूंढना जिससे मैं सपने को पूरा कर सकता हूँ। तो मैंने एक ही रास्ता ढूंढा, जैसे कि दिल में हो जुनून, हाँ, तो मंजिल आपके पास। हाँ, दिल में, यस ऑफकोर्स, दिल में हो जुनून तो मंजिल है पास। रास्ते हैं कठिन, उसको आसान बनाया जा सकता है, बस आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। जी हाँ। तो जो आपके साथ में जो है, जो आज के समय में, जो आज के दौर में जो है, जो बच्चे हैं ये सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़ चुके हैं, क्योंकि काफी जो है देखते हैं जो है रील चलने लगती है, बहुत सारी इंस्टाग्राम ये सब चीजों का जो है फॉलो करने लग जाते हैं। उनके लिए आप क्या स्पेशली क्या कहेंगे, जो है कि उनको क्या करना चाहिए? देखो, मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा, सोशल मीडिया अच्छा है लेकिन बहुत हानिकारक है। मैं इसलिए क्यों कर रहा हूँ, अच्छा इसलिए है क्योंकि हमें पूरे देश दुनिया से जोड़ता है, हमें देश दुनिया की समाज की अच्छाइयाँ बुराइयां सब पता है, लेकिन इसका दुरुपयोग तब बढ़ जाता है जब हम इसको अधिक से ज्यादा यूज करते हैं। यदि हम पूरा दिन ऐसी स्क्रॉल करते रहेंगे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, उसके बाद यूट्यूब हुआ, तो इससे क्या हमारा अधिकतर समय इसी में चला जाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो पढ़ाई का एक उच्चतर समय निर्धारित करें, और कुछ उचित समय के लिए इंस्टाग्राम जो भी ऐप्स होते हैं इनको खोलिए, क्योंकि ये ऐप की ऐसी मोनोपोली रही है इंडिया में, ये आपको इतना बहला ले जाएंगे, ऐसे ऐसे कंटेंट है, इतने हानिकारक कंटेंट है जो आपको नहीं देखना चाहिए। इससे हमारी शिक्षा प्रभावित होती है, मानसिक स्थिति नहीं सही रहती है। इसलिए पेरेंटल कंट्रोल एक होता है मोबाइल में, आप उसको ऑन कर लीजिए, उसमें आपको समय बताएगा कितने समय आपने यूज किया है कोई भी सोशल मीडिया, और आपको हर समय वो हिंट देता रहेगा कि सर आप बंद कर दीजिए, आपने अपना उचित समय इस सोशल मीडिया अकाउंट पे यूज कर लिए हैं। तो मैं ऐसा अवश्य कहूंगा उनके माता पिता को, इस पेरेंटल कंट्रोल को आप अपने मोबाइल में जरूर ऑन कर लीजिए, इससे बहुत हेल्प मिलती है। जैसा कि जो है आगे अभी कोरोना काल के बाद से ये जो है सोशल मीडिया का ज्यादा एक्टिविटी चालू हुई, और उसके पहले भी थी, लेकिन ज्यादातर तो कोरोना काल के बाद ही आई। जैसा कि जो है बीच में जो है ऑनलाइन क्लासेस ये सब तमाम जो है चलने लगे, इसी के चक्कर में बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं। ऐसा जो है कहीं ना कहीं संभव हो सकता है, तो आपको क्या लगता है? जैसे जो ऑनलाइन क्लासेस है, जैसे आज टाइम पे मतलब ऑनलाइन क्लासेस का कितना अच्छा दौर चल रहा है, आप घर बैठे मोबाइल के माध्यम से पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ऐसा एक सुगम्य साधन आज समय मिल चुका है।
तो क्या होता है कि ऑनलाइन क्लास में हमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जो भी जिस भी कोचिंग का आप संस्थान का ले रहे हैं उसमें उनका कंटेंट होता है। असल में मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप इसलिए हानिकारक हो जाते हैं क्योंकि उस पे हमारा कंट्रोल पढ़ाई से ज्यादा दूसरी चीजों पे ज्यादा हो जाता है। जैसे हमने कोई कोर्स लिया, उस कोर्स को कंप्लीट करना एक चुनौती है। अगर हम ऑफलाइन मतलब क्लास में बैठ के करते हैं, उसमें इसमें एक चीज है कि आप उस निर्धारित समय में उतना पढ़ाई करना है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या है कि आपको कोई कंटेंट पढ़ाया गया और रिलोड होके पड़ा हुआ है, आपके अंदर ये इच्छा रहती है कि मैं कभी भी देख लूंगा। उसी के चक्कर में इतने लैग हो जाते हैं, क्लासेस कितनी लैग हो जाती है, छूट जाती है, इससे पढ़ाई वंचित हो जाती है। मैं यही कहूंगा जो भी आप कोर्स ले रहे हैं ऑनलाइन, उसको एक टाइमलाइन बनाइए, जिस टाइम ऑनलाइन क्लास चल रही है उसको करिए, उसको ब्लैक में मत डालिए, उसको उसी टाइम कंप्लीट कीजिए। जैसे कहा गया है आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होगी बहुत करेगा कब। ये बहुत बड़ी कहावत है, इससे हमें सीख लेनी चाहिए। आज का काम आज ही करो, कल मत टालो, क्योंकि कल का काम कब करोगे, परसों करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आज का काम आज ही करिए। हमारे सर ने बहुत बढ़िया से बताया, इनके लिए धन्यवाद। अच्छा, जैसे कि जो है हर छात्र के लिए एक जो है सुपरस्टार हीरो के मार्फत जो है एक अध्यापक होता है, आपके जीवन में ऐसा कोई अध्यापक रहा है? हमारे जीवन में सबसे बड़ा अध्यापक मेरी माँ है जी, क्योंकि उन्होंने जो मुझे धैर्य दिया है, जो क्षमता दी है, उनसे बड़ा कोई टीचर नहीं है। जब जब मैं कठिनाई में आता हूँ तो माँ को याद करता हूँ, मम्मी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, तो हर समय मुझे मार्गदर्शन करती थी। और पापा हमारे एडवाइजर रहे हैं कि तुम कभी हारो मत, हर समय लड़ सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। पापा का सपना था टीचर बनाना, मेरा सपना था इंजीनियर बनना। दोनों अलग अलग डायमेंशन थे। पापा कहते थे कि अगर तुम टीचर बनना है तो टीचर बनो, आसान है, घर पे रहना है, आराम से पढ़ाई। लेकिन मैंने कठिन रास्ता हर समय चुना है, हर समय उससे लड़ा है, कठिनाइयों से। इसलिए मैं इंजीनियरिंग लाइन चुना। जब मैं इलाहाबाद सर्वप्रथम गया, उस समय घटना मैं बताना चाहूंगा। 2013 में पापा पूछे कहाँ जाना है पढ़ना, पढ़ाई करने। हम कहा इलाहाबाद। बोले क्या बनोगे? मैंने बोला इंजीनियर बनना है। बोले इंजीनियर बनना है, अभी तक कोई नहीं बना है। हम बन सकता हूँ, मैं बन के दिखाऊंगा मुझे। क्योंकि उसी वक्त में एक यहाँ चाय की दुकान बच्चा था, वो निकाला था IIT। अच्छा। तो मेरे अंदर एक जोश हो गया कि हाँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता IIT? अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? जो भी हो, मुझे इतना वक्तव्य नहीं पता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? उसी वक्तव्य के साथ मैं बहुत प्रेरित था कि मैं IIT की तैयारी करूंगा। और फिर जब मैं घर से निकला, बहुत कठिनाइयां आई, क्योंकि मैं 12th की पढ़ाई वहीं से किया हूँ। क्लास 10 तक मैं मतलब लाल बहादुर में रहा। उसके बाद 10th 12th 11th 12th मैं ज्वाला देवी से पूरा किया। और फिर वहां पे रह के, वहां से मैंने देखा बच्चे निकले हैं वहां से, ज्वाला देवी से बच्चे निकले हैं, रैंक निकाले हैं IIT में। तो वहां से भी प्रेरणा रही है मेरे अंदर कि मैं कर सकता हूँ, कि दोनों डायमेंशन अलग है। इसलिए मैं अपनी माँ को सबसे बड़ा टीचर बोलूंगा, क्योंकि वो मुझे आज भी मोटिवेट करती है, आज भी मुझे प्रोत्साहित करती है अच्छे कामों के लिए, अच्छे चरित्र के लिए, अच्छे संस्कार उन्होंने जो मुझे दिया है, मैं उसका हर समय कृतज्ञ रहूंगा। अच्छा, आपका जो है बस यही लास्ट सपना है कि अब इसके आगे और भी सपने हैं जिनको आप साकार करने के जो है देखो कदम चलना चाहेंगे? सपना हर कोई देखता है। हमारे प्रबंधक जी हैं, इनका सपना है कि इस विद्यालय को सर ऊपर ले जाना है। जी। हमारा सपना है कि हम अपने करियर के पीक पे जाएं, वहां पे समाज को एक नई दिशा दे सके, जी जी। एक अच्छी रोशनी फैला सके, ताकि जो हमारे मार्गदर्शन से बच्चे पढ़े, हमारे हेल्प से बच्चे आगे पढ़े। और मेरा एक सपना रहा है, या भगवान पूरा करेंगे नहीं करेंगे, मुझे सिविल सर्विस का भी पेपर देना था। लेकिन उसके लिए अभी मैंने कभी सोचा नहीं है, सोचा है लेकिन मैंने उसके लिए भी कुछ काम नहीं किया है। मैंने फॉर्म डाले लेकिन एग्जाम नहीं दिए, क्योंकि मुझे उस एग्जाम को 1 या 2 अटेम्प्ट में ही निकालना है। अब देखते हैं उसके लिए क्या करते हैं। अच्छा, तो जैसा कि जो है आज के दौर में हर जगह जो है एक भागम भाग की दुनिया लगी पड़ी है, और लोग जो है एक दूसरे के जो है पीछे लगे हैं कि हम इनको गिराएंगे, उनको गिराएंगे। ऐसा आपके साथ नहीं हुआ कि जो है कि पड़ोसी आपको जो है गिराने के लिए लगे हों, या ऐसा कोई मतलब मित्र यार भी हो जाते हैं जो है कि आपको पीछे खींचने लगते हैं, ऐसा कुछ कभी हुआ? जैसे इंसिडेंट हर निपुण विद्यार्थी जो होता है, तेज तर्राक विद्यार्थी होता है, उसके जीवन में अवश्य आता है, क्योंकि उसके सोचने और समझने की जो दिशा और दशा होती है बहुत अलग होती है अलग बच्चों से। वो हर समय आम बच्चों से बहुत से मित्रगण रहे हैं, हमारे आस पड़ोस में कुछ लोग रहे हैं जो हमें हर समय नीचे दिखाने की कोशिश, लेकिन मैं इस चीज से हर समय उनको हराया हूँ, हराता रहूंगा, मेरी यही सोच रही है। अच्छा, लास्ट में आप जो है आपके साथ जो है मतलब इस समय जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जी सर, जिन बच्चों को जो है अभी सुनहरा भविष्य के लिए जो है आगे बढ़ना है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहेंगे उनको जो है क्या करना चाहिए?
मैं आज की जो पीढ़ी है सबसे पहले यही कहूंगा कि पहले सपने देखो। जी सपने किसके, इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ देखने के लिए, क्योंकि सपना जो होता है हमें जीने की उम्मीद देता है। जैसे हमने कोई सपना देखा कि मुझे एक घर बनाना है सपना, तो उसके लिए हमें ईंट जोड़नी है, कंक्रीट जोड़नी है, सीमेंट जोड़ना है, सब कुछ जोड़ के तभी घर बनेगा। जी ऐसे शिक्षा भी है। शिक्षा में जब हम सोचते हैं इंजीनियरिंग करनी है, तो इंजीनियरिंग के लिए मुझे मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, जी मेरी साइंस अच्छी होनी चाहिए, मेरी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तब मैं उस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकता हूँ। जी अगर मेरा बायोलॉजी अच्छा है तो मैं डॉक्टर के क्षेत्र में जा सकता हूँ। मेरा अगर आर्ट सब्जेक्ट जैसे हमारी ज्योग्राफी हुई, जी सिविक्स हुई, जी ये सब सब्जेक्ट अच्छे हैं तो मैं IAS की तैयारी कर सकता हूँ। तो जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में निपुण है, सर्वप्रथम मैं कहूंगा जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में निपुण है उसको वही स्ट्रीम में आगे पढ़ाई करनी चाहिए, उसी स्ट्रीम में उसको आगे अपना कैरियर बनाना चाहिए। मान लो किसी का साइंस अच्छा है, मैथ अच्छा है, उसको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। मान लो किसी की बायोलॉजी अच्छी है, उसको डॉक्टरी की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि उसका अच्छा स्कोप रहता है। किसी का आर्ट सब्जेक्ट अच्छे हैं, उसको IAS IPS या वनडे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपको समझना है आप किस चीज में अच्छे हैं, आप किस चीज में अच्छा नंबर ला सकते हैं किसी सब्जेक्ट में। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी आपने देखा कि जो है हमारी बातें जो है संतोष यादव जी से हुई और इन्होंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। तो बेसिकली अगर आप बच्चे हैं, आप जो है शिक्षा लाइन में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहले तो इनकी मार्गदर्शन लीजिए कि आपको जो है किस कैरियर पे जाना है, किस कैरियर में फोकस करना है। आपको आर्ट में जाना है, IAS बनना है, PCS क्या बनना है, पहले ये सपना देखिए, उसके बाद उस पर जो है आप जी तोड़ मेहनत करिए, अवश्य आपको मंजिल मिलेगी। जल्द मिलते हैं नए खबर के साथ, नए साथी के साथ। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।